दोस्तों नमस्कार। कल बजट पेश हुआ। सबसे पहले बजट क्या है? जैसे घर का मुखिया बजट बनाता है घर का कि मैं इतने पैसे इस चीज़ में लगाऊंगा, इस चीज़ में सुधार करूंगा, इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करूंगा, ऐसे ही देश का बजट बनता है कि हम कितने पैसे किस चीज़ में लगाएंगे। तो कल 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। आज हम बजट हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। क्या है इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, क्या है इसके नेगेटिव पॉइंट्स। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहले मैं बात करता हूं बजट के पॉजिटिव पॉइंट्स की। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इस बजट का यह है कि इस बजट को लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए बनाया गया है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि यह बजट वोट बैंक बजट नहीं है। वोट बैंक बजट मतलब सरकार ने इस चीज की परवाह नहीं की कि लोग हमें वोट नहीं देंगे, क्योंकि इस बजट में आम आदमी के लिए डायरेक्ट कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बगैर वोट बैंक की परवाह करते हुए लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस करते हुए इस बजट को पेश किया गया है। तो चलिए शुरू करता हूं मैं बजट के पहले कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। 35,000 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीन के लिए लगाए गए। हेल्थ बजट पहले 94,000 करोड़ था, अब उसको 2,16,000 करोड़ कर दिया गया, यानी 135% हेल्थ केयर बजट बढ़ा दिया गया, जो कि अच्छी बात है क्योंकि कोरोना के केसेस हमारे देश में यूएस के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस हो रहे थे। और काफ़ी हद तक जो ये पैसा लगाया वो इफेक्टिव भी है। जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव है एज कंपेयर टू ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। फाइजर वैक्सीन के काफ़ी भयंकर साइड इफेक्ट हैं, हमारी वैक्सीन के इतने साइड इफेक्ट नहीं है एज कंपेयर टू दूसरे कंट्रीज की जो वैक्सीन है। तो 135% हेल्थ केयर बजट बढ़ा दिया गया, जो कि काफ़ी पॉजिटिव और बड़ा पॉइंट है इस बजट का। 15,000 ग्रामीण हेल्थ केयर सेंटर 62 डिस्ट्रिक्ट में, क्रिटिकल हॉस्पिटल और 17 पब्लिक हेल्थ यूनिट और बायो लैब्स। हेल्थ के फील्ड में काफ़ी काम किया है और काफ़ी बजट, काफ़ी स्पेंडिंग हेल्थ के सेक्टर में इस बजट में की गई है। अगर मैं बात करूं एनआरआईज की जो बाहर से आकर यहां पर बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सरकार ने कम की है। जब बाहर से आकर कोई बिजनेस करता है, अपनी कोई कंपनी खोलता है, तो उसकी 2-3 कंडीशन होती थी। पहले सबसे पहली कंडीशन होती थी कि 6 महीने का वो यहाँ पहले 6 महीने पर रहे उसकी कंपनी का सीईओ डायरेक्टर। लेकिन अब सरकार ने ओपीसी कर दिया है, 1 पर्सन कंपनी, और जो वो 6 महीने की रेजिडेंस वाला एग्रीमेंट था अब वो 4 महीने का कर दिया है। अब सिर्फ अकेला आदमी अपनी कंपनी खोल सकता है, 1 पर्सन कंपनी। इससे दुनिया भर से लोग आकर हमारे देश में कंपनी खोलेंगे। एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा और काफ़ी दिमाग लगाकर जो सरकार ने डिसीजन लिया है वो ये है कि 3 साल पुराने जो भी इनकम टैक्स के केसेस हैं, जिनकी एनुअल इनकम 50 लाख या 50 लाख से कम है, इस इनकम के लोगों ने 3 साल पहले जो भी उनके टैक्स में दिक्कत हुई थी, जो भी उन पर केस चल रहे थे, सरकार ने कहा हम उनको माफ कर देंगे। क्योंकि सरकार का ये मानना है जिसकी एनुअल इनकम 50 लाख से कम है वो कोई बड़ा ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड नहीं कर सकता। उससे कुछ पेपरों में गलती हुई है या जो भी पेपर फॉर्मेलिटी है उन्हीं में मिस्टेक हुई है, जिसकी वजह से वो वैल्यू गड़बड़ा रही है और उन पर केस चल रहा है। तो सरकार ने कहा 3 साल पुरानी बात है, हम भी भूल जाते हैं, आप भी भूल जाओ। काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है ये। 75 साल से ज़्यादा के जो अर्निंग लोग, जिनकी इनकम है 75 से, जिनकी ज़्यादा उम्र है, उनसे सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है नहीं, क्योंकि इतनी उम्र से जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुत ही कम लोग हैं जिनकी इनकम रह जाती है या जो अर्न करते हैं। तो इतना कोई बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंट तो है पॉजिटिव। लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। काफी विवाद इस पर खड़ा हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट यानी प्राइवेटाइजेशन। देखिए इसका पॉजिटिव पॉइंट है, पहला पॉजिटिव पॉइंट तो इसका यह है कि जब कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई, सरकार के पास पैसे खत्म होने लग गए, या फिर सरकार ने कुछ पहले जो गलत डिसीजन लिए जिसकी वजह से सरकारी खजाने से अच्छी खासी इनकम चली गई, सरकारी खजाने से अच्छा खासा जो पैसा चला गया, उसकी वजह से सरकार ने टैक्स पेयर जो टैक्स देते हैं उन पर कोई बर्डन नहीं आने दिया, उन पर कोई बोझ नहीं डाला कि कोरोना वायरस आ गया तो चलो हम टैक्स ज़्यादा लेंगे, ये चीज़ होगी तो चलो हम टैक्स ज़्यादा लेंगे।
तो इस प्राइवेटाइजेशन की वजह से टैक्स पेयर पर बर्डन नहीं आया। और कुछ हद तक अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन की तो ये गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है। गलत किस हद तक नहीं है, देखिए मान लीजिए मैं रेलवे का एग्जांपल लेता हूं। रेलवे की जो जमीन खाली पड़ी हुई है, जो कोई इनकम लाकर सरकार को नहीं दे रही, सरकारी जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है, तो उसको प्राइवेटाइजेशन करने में कोई दिक्कत नहीं। उस जमीन को बेच दो, कैश आएगा। कैश, देखिए हर समस्या का समाधान कैश है, उससे कैश आएगा, इकोनॉमी भी चलेगी। लेकिन 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 जो चीजें सरकारी और वो सरकार को इनकम दे रही हैं उनको बेचना गलत है। मैंने रेलवे का एग्जांपल लेकर इस पर प्रॉपर वीडियो पहले कवर की थी। रेलवे के काफी बड़े बड़े अधिकारियों ने बयान दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो कवर कर रखी है। तो प्राइवेटाइजेशन मैंने बता दिया किस हद तक पॉजिटिव और किस हद तक नेगेटिव है। तो ये थे बजट के कुछ हाईलाइटेड मेन पॉजिटिव पॉइंट्स। वैसे तो बजट 65 पेज का PDF आप इंटरनेट पर अवेलेबल, आप पूरी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपके काम के हैं, जो मेन हाईलाइटेड है, वो मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। सबसे बड़ा और भयंकर नेगेटिव पॉइंट इस बजट का यही है कि आम आदमी जिसकी नौकरी कोरोना वायरस की वजह से गई, मिडिल क्लास आदमी जिसने अपनी नौकरियां खोई, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, उसको इस बजट से कोई डायरेक्ट फायदा सरकार ने नहीं दिया। ऐसा सरकार ने नहीं किया चलो तुमसे टैक्स कम लेते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं और कुछ फैसिलिटीज तुम्हें प्रोवाइड करते हैं जिसे तुम्हें आसानी हो, और जो जो मुश्किलें कोरोना वायरस की वजह से तुम्हें हुई थी उसमें हम अपनी तरफ से कुछ राहत दे सकें। ऐसा इस बजट में सरकार ने कुछ नहीं किया। दूसरा जो मेजर नेगेटिव पॉइंट इस बजट का है वो है एजुकेशन सेक्टर में सरकार ने बजट पैसा कम कर दिया। देखिए अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल एजुकेशन का बजट 99 करोड़ था, लेकिन इस साल 93 करोड़ है। 6000 करोड़ सरकार ने जो है इससे घटा दिया, हटा दिया। तीसरा नेगेटिव पॉइंट, डिजिटल लर्निंग पर सरकार ने फोकस नहीं किया। देखिए कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी डिजिटल लर्निंग बढ़ी है, 8 गुना डिजिटल लर्निंग हमारे देश में बढ़ी है। तो सरकार के पास एक चांस था, एक मौका था कि डिजिटल लर्निंग को बूस्ट कर सके सरकार, लेकिन अफसोस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप सभी जानते हैं हमारे देश में एजुकेशन की बड़ी भयंकर दिक्कत है, एजुकेशन की रीच की लोगों तक एजुकेशन पहुंच नहीं पा रही है। तो एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए भी सरकार ने इस बजट में कुछ स्टेप्स नहीं लिए, ना ही एजुकेशन पर टैक्स कम किया ताकि अफोर्डेबिलिटी एजुकेशन की बढ़ सके। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं, वैसे तो मोदी जी कहते रहते हैं कि आज के जो स्टार्टअप्स हैं वे कल की मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी। तो स्टार्टअप्स को लेकर भी मोदी जी की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखिए दो चीज होती हैं, एक तो होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक होता है ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। बिजनेस करना कितना आसान है और बिजनेस स्टार्ट करना कितना आसान है। हमारे देश में ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस नहीं है, हमारे देश में बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। देखिए इतने डॉक्यूमेंट, इतनी पेपर फॉर्मेलिटीज, इतने सरकारी दफ्तरों के चक्कर कट जाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने में कि बस पूछिए मत। हमारे देश में आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे उसके लिए सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया। हालांकि उम्मीद थी सरकार से कि इस स्टार्टअप्स को, ये जो स्टार्टअप देश में आएंगे इनको लेकर सरकार कोई डिसीजन लेगी, कुछ अच्छा डिसीजन लेगी। जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको इतना रिजिड ना रखें, उसको थोड़ा लूज करें, टैक्स थोड़ा जो नए स्टार्टअप्स हैं उनसे कम टैक्स ले ताकि वो मोटिवेट हों और बाहर से कंपनियां आकर भी हमारे देश में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों ये थे कुछ मेन हाईलाइटेड नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स। और भी पॉइंट्स हैं, नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। वीडियो काफी लंबी हो जाती, आप लोग बोर हो जाते और देखना पसंद नहीं करते। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर करते हुए जाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।